हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। अपना प्रीवियस क्लास में इंडियन सोसाइटी का रोल ऑफ वुमेन एंड वीमेन ऑर्गेनाइजेशन जो टॉपिक था वो हमने कवर कर लिया था। आज की जो क्लास रहेगी वो रहेगी पॉपुलेशन। ओके, पॉपुलेशन के अंदर क्या क्या हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसके क्या रीजंस हैं, ओवर पॉपुलेटेड होने के कारण क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कैसे उसको सॉल्व किया जा सकता है उन प्रॉब्लम्स को। और इसी के अंदर एक वर्ड आता है डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब होता है कि वो पॉपुलेशन जो पैसा कमाने के लायक है। पैसा कमाने के लायक कौन सी पॉपुलेशन है? जो टीनेज से शुरू होके आफ्टर 14 या आफ्टर 19 60 तक चलती है, इस उम्र में पैसा कमाता है। और जो इससे पहले की है और इसके बाद की है, ये दोनों पॉपुलेशन, ये दोनों प्रकार के प्राणी सिर्फ इन पे निर्भर करते हैं, है ना। इनके ऊपर ये क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, जो पैसा कमाने वाली पॉपुलेशन होती है। और इसके बाद पढ़ेंगे हम एजिंग के, जो बुढ़ापा है वो, भाई एजिंग का मतलब होता है कि आप पैदा होते ही एजिंग शुरू हो जाती है आपकी, पर एक सर्टेन टाइम के बाद बूढ़े लोग होते हैं, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सारी प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे। फिर उनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आज शुरू करते हैं अपने टॉपिक से, पॉपुलेशन से। पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, भाई पॉपुलेशन होता क्या है? इन ए डेमोग्राफिक्स द वर्ल्ड population is the total number of human currently living. The world is facing major challenges of rapid increase in human population since last many decades. Human population का मतलब है जितने भी जीवित मनुष्य अपने पूरे संसार में हैं, वो क्या होती है भाई? पॉपुलेशन होती है। और इस पॉपुलेशन के बढ़ने के कारण हम अपनी सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, और इन प्रॉब्लम्स को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं वो हमें पढ़ना है आज। यही है ना भाई पॉपुलेशन का मतलब, फिर उससे एसोसिएटेड जो भी अपने इश्यूज हैं वो। नेक्स्ट, इन वेरियस पार्ट्स ऑफ ग्लोब देयर इज अनपैरेलल्ड रैपिड डेमोग्राफिक चेंज एंड द मोस्ट नोटिसेबल एग्जांपल ऑफ दिस चेंज इज द वास्ट एक्सपेंशन ऑफ ह्यूमन। अब इससे एक चीज सोच के देखो, हमारा एक सब्जेक्ट होता है इकोनॉमी, ओके, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स का मतलब ही क्या होता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो हैं स्केर्स, और इंसान की जो मांगे हैं, द वांट्स ऑफ ह्यूमन आर अनलिमिटेड। उसको डील करने के लिए ही इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। तो सेम चीज़ इसमें भी सोच के देखिए कि हमारे यहाँ पर जो सोसाइटी है, जो एक टेरिटरी है वो लिमिटेड है, पर उसी पे हम इंसान ज़्यादा हो जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी ना। वही बात बोल रहा है। इट इज़ एक्सपेक्टेड that in near future it will increase rapidly and give birth to numerous issue in the least developed region. अब जो इलाका कम डेवलप्ड होगा वो प्रॉब्लम्स भी फेस करेगा। लीस्ट डेवलप्ड का मतलब क्या है? वो सोशली इतना डेवलप्ड नहीं है, वहाँ पे मॉडर्नाइजेशन नहीं हुई है, वेस्टर्नाइजेशन नहीं हुई है, ओके। और वहाँ पे एजुकेशनल और हेल्थ, ये इंस्टीट्यूट इतने डेवलप्ड नहीं है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स होगी ना। क्राइम रेट बढ़ेगा, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो। क्यों? क्योंकि सबको रिसोर्स चाहिए, सबको संसाधन चाहिए, पर वो लिमिटेड हैं। उसको पाने के लिए हर कोई दौड़ करेगा। क्या होगा इससे? कंपटीशन बढ़ेगा, और जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगा वैसे ही इंसान के अंदर सोशल इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, लाइक क्रिमिनलाइजेशन। और क्या हो सकता है, सब पढ़ेंगे एक एक करके डिटेल। नेक्स्ट, constant growth of population is a major issue, and therefore it is significant to understand how policymakers can manage population growth for the benefits of society. अब हमारे लिए जो मेन टास्क है सिविल सर्वेंट्स के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी गवर्नमेंट के लिए, हमारी लॉ मेकिंग एजेंसीज के लिए, कि इस जो ये लगातार ये पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसको पहले तो कम कैसे किया जाए, मतलब स्टेबल कैसे किया जाए। अब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो प्रॉब्लम होंगी ही होंगी ना, यही सेम बात ही सारे सेंटेंसेस में बोल रहा है भाई, है ना। फोकस एरियाज, ओवर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के क्या क्या कारण है, कॉजेज,
इसके लिए क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं, दैट इज पॉपुलेशन पॉलिसीज। हम पॉपुलेशन पॉलिसी बनाएंगे। सबसे पहली पॉपुलेशन पॉलिसी कब आई थी, फटाफट लिखिए कमेंट बॉक्स में। 1976 में, जिसको लागू किया गया था 1977 में, ओके फिर आई थी 2000 में, पढ़ेंगे इनको सबको। द टू मेन कॉमन कॉजेज, भाई किसी भी एरिया के अंदर पॉपुलेशन कैसे बढ़ सकती है, जनसंख्या कैसे बढ़ सकती है, या तो वहां पे जन्म ज्यादा हो जाए, बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हों, या वहां पे लोग कम मर रहे हों, या उनका क्या हो, डेथ कम हो रही हो। द बर्थ रेट इज स्टिल हायर देन द डेथ रेट, बच्चे पैदा जल्दी जल्दी हो रहे हैं, ज्यादा ज्यादा हो रहे हैं, और जो लोग हैं वो मर कम रहे हैं, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी ना भाई। आप किसी चीज में एक बोतल में पानी डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो, जो आपका डालने का पाइप है वो तो है बड़ा, पर जो पानी निकलने का पाइप है वो है छोटा, तो बोतल तो भर जाएगी ना एक टाइम पे। क्योंकि उसमें इनकम ज्यादा हो रहा है और आउटगोइंग कम हो रही है। द फर्टिलिटी रेट इज मच हायर कंपेयर टू द अदर कंट्रीज। अपने भारत देश के अंदर जो फर्टिलिटी रेट है वो और कंट्रीज के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है, इसलिए भी पॉपुलेशन भारत की बढ़ रही है। द अबाउट टू कॉजेज आर इंटर रिलेटेड टू द वेरियस सोशल इश्यूज। अब ये दो तो हैं ही हैं, इनके कारण इनके अलावा भी और रीजंस हैं। वो क्या हैं भाई, अर्ली मैरिज, जल्दी शादी हो गई। अब जल्दी शादी हो गई तो फर्टिलिटी पीरियड ज्यादा हो गया, मेल का भी फीमेल का भी, है ना। एक सर्टेन पीरियड के बाद तो प्रेगनेंसी नहीं हो सकती ना, बट जब उनका फर्टिलिटी पीरियड ज़्यादा है तो जल्दी शादी होने के कारण पॉपुलेशन बढ़ेगी ही बढ़ेगी भाई। नेक्स्ट क्या है, यूनिवर्सल मैरिज सिस्टम। हर जगह से मैरिज सिस्टम उठाए हुए हैं हमने, कहीं पे 2-3 शादियाँ भी हो जा रही हैं। अगर मेल के साथ 3 वाइफ्स हैं उसकी, तो तीनों वाइफ्स से बच्चे होंगे, है ना। पॉवर्टी एंड इलिटरेसी, भाई गरीबी और इलिटरेसी ये दोनों आपस में भी रिलेटेड है। इलिटरेसी होगी, पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे तो गरीबी बढ़ेगी बढ़ेगी, राइट। और जब गरीबी बढ़ेगी तो काम करने के लिए, जाने के लिए कोई फीमेल्स को भेजेगा ही नहीं। जब वो फीमेल घर पे ही रहेगी तो वो रिप्रोडक्टिव ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वीमेन, हमने इसे प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, राइट। अगर वही औरत पढ़ी लिखी होती, अगर वो कुछ काम वगैरह करने जाती तो वो प्रेग्नेंट होने से बचती, है ना। क्यों, क्योंकि उसके वो काम में हर्डल पैदा करता, और इसी कारण वो जब प्रेग्नेंट हो जाएगी तो वो काम पे नहीं जा पाएगी, काम पे नहीं जा पाएगी तो पैसा कम कमाएंगे घर में, इससे गरीबी आएगी। नेक्स्ट, एज ओल्ड कल्चरल नॉर्म्स। हमारे बूढ़े दादा दादी, है ना, वो बोलते हैं एक बच्चा नहीं और पैदा करो, 2-3 बच्चे नहीं और पैदा करो, 2 बच्चे तो होने ही चाहिए, 3 बच्चे तो होने ही चाहिए। ये सोच थी ना पहले की, जो हमारे से पहले वाली जनरेशन थी उन्होंने इस चीज़ को फेस किया था। अगर उनके एक बच्चा भी होता, स्पेशली एक लड़का भी होता, तो बोलते थे 2 लड़के तो होने चाहिए। नेक्स्ट, इलीगल माइग्रेशन। ये सब पॉपुलेशन बढ़ रही थी भारत के अंदर ही, जो लोग एक्टिविटी कर रहे थे उससे। इलीगल माइग्रेशन का मतलब है बांग्लादेश से आ रहे हैं रोहिंग्या मुस्लिम्स, ठीक है, या और कोई सी भी कंट्री से पेनिट्रेट करने इंडिया के अंदर, नेपाल से कर रहे हैं। इलीगल माइग्रेशन के कारण पॉपुलेशन बढ़ती है भाई। अब वहाँ से पॉपुलेशन आएगी तो वो रिसोर्सेज का भी यूज़ करेगी यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है उसका भी उसमें हक रहेगा भाई, है ना। काम धंधा तो करेंगे ना, इसीलिए तो आ रहे हैं। स्पेशली गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बनाएगी उनको भी बेनिफिट्स मिलेंगे, और कहीं ना कहीं जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनके ज़रूरत को कहीं ना कहीं क्या किया जाएगा, बांटा जाएगा, उनमें भी तो बटेगा ना फिर वो जो पॉलिसीज़ के अंदर बेनिफिट्स होंगे। नेक्स्ट, अब इसके इफेक्ट क्या क्या हैं। जब पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो हर किसी को तो एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जा सकता ना, अनएम्प्लॉयमेंट। सेकंड, मैन पावर यूटिलाइजेशन, प्रॉपर मैन पावर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगी, और इसका दोनों फैक्ट हैं भाई। मैन पावर यूटिलाइजेशन हो भी सकती है, हम क्या कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं तो उनको काम धंधा ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं, मैनुअल वर्क, स्किल्ड वर्क तो हर किसी को नहीं दे सकते। प्रेशर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, एक स्कूल था, इस स्कूल में 1000 बच्चे पढ़ सकते थे, ठीक है। इलीगल माइग्रेंट्स आ गए, उनके बच्चे आ गए 100 बच्चे नए पैदा हो गए, ठीक है।
तो अब टोटल बच्चे हो गए 1200, स्ट्रेंथ इसकी 1000 ही थी, इसकी एफिशिएंसी पे भी फर्क पड़ेगा, फिर एफिशिएंसी कम हो जाएगी ना। 1000 बच्चों को पढ़ाने की जगह पर जब आप 1200 बच्चों को पढ़ाएंगे तो टीचर्स अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा बच्चे होने के कारण लास्ट वाले बच्चे तक शिक्षा पहुंच ही नहीं पाएगी। सेम हॉस्पिटल के लिए है, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स थे 5, ठीक है, अब वहीं पे पॉपुलेशन बढ़ गई। पहले ये 5 डॉक्टर 1000 की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लेते थे, अब ये 1500 इंसानों को इन्हीं को ट्रीट करना है। प्रेशर पड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रोड्स, ट्रैफिक बढ़ेगा। दिल्ली में ट्रैफिक क्यों बढ़ता है? क्यों? क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है ना, वहाँ पे ट्रैफिक की दिक्कत। रिसोर्स यूटिलाइजेशन, रिसोर्स को प्रॉपरली यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे, एक्सप्लॉयटेशन भी होगा रिसोर्सेज का। डिक्रीज्ड प्रोडक्शन एंड इंक्रीज्ड कॉस्ट, एक ही जगह पे 10 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, 10 लोगों में कंपटीशन बढ़ेगा, वो लेके तो आएंगे महंगा पर बेचना पड़ेगा उनको सस्ता, ठीक है, और प्रोडक्शन कम हो जाएगा। सेम वही 1000 और 1500 का एग्जाम्पल, 1000 लोगों के लिए जो चीज़ बन रही थी उसको अब 1500 लोग यूज़ करेंगे तो क्या होगा? डिमांड एंड सप्लाई रूल है ना, महंगी होंगी चीज़ें। इनइक्विटेबल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इनइक्विटेबल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, हर जगह जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग हो जाएगा, इक्वालिटी नहीं रहेगी, इक्विटी नहीं रहेगी। नेक्स्ट, अब पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं? पहला हो सकता है भाई सोशल कॉन्सेप्ट में, ठीक है भाई, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो ये 3 चीज़ों का तो हर टॉपिक का डिस्टिंग्विश खुद कर लो कि सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, क्या तो इसके नेगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं, क्या इन तीनों चीज़ों पर हम सॉल्यूशन दे सकते हैं? सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। तो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए सोशल मेजर्स क्या क्या लिए जा सकते हैं? सोशल इनइक्विटीज को कम कर दिया जाए, पहला। मिनिमम एज ऑफ मैरिज को बढ़ा दिया जाए, दूसरा स्टेटस ऑफ वुमेन को ऊपर लाया जाए। जब स्टेटस ऑफ वुमेन को ऊपर लेके आएंगे हम तो वो अच्छे से एजुकेशन ले पाएंगे, अच्छे से एजुकेशन लेंगे तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जब उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो वो अपने काम में व्यस्त रहेंगे, ठीक है, वो कंसीव करने के लिए अवॉइड करेंगे, जिससे पॉपुलेशन अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा बढ़ाओ भाई, एजुकेशन से हर चीज़ का सॉल्यूशन है मेरे पर्सपेक्टिव से तो, ठीक है। अडोप्शन, इतने सारे ऑर्फनेज हैं, वहाँ से बच्चे को अडॉप्ट कर लो जो ऑलरेडी बच्चा पैदा हो चुका है ना। सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योर करो लोगों को, उनको बताओ कि ये सब पॉपुलेशन अपना बच्चा कुछ नहीं होता, बच्चे सबके बराबर होते हैं, अडॉप्शन कर लो और एक बच्चा काफ़ी है। अब इसी के इकोनॉमिक मेजर्स क्या क्या हैं? एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दो रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में, दोनों में। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, गांव में क्या करो भाई, जाके इंडस्ट्रीज लगा दो, लोग काम पे जाएंगे, बच्चे पैदा करना ही दिमाग में नहीं रहेगा भाई। मैं अपनी क्लास में ये स्लैंग लैंग्वेज यूज़ कर सकता हूँ समझाने के लिए, है ना। अर्बनाइजेशन, जैसे ही अर्बनाइजेशन होगा लोगों को पता लगेगा महंगाई बढ़ रही है, शहर में रहेंगे तो एक बच्चे की एजुकेशन ढंग से करवा नहीं सकते तो और बच्चे पैदा करने से वो बचेंगे। बर्थ कंट्रोल मेजर्स, बर्थ कंट्रोल मेजर्स में क्या क्या है? लाइक कोऑपरेटिव, ऑपरेशन स्टेरिलाइजेशन, ठीक है, यूज ऑफ कॉन्डम्स। प्रमोट ऑन फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग के बारे में लोगों को समझाया जाए कि फैमिली प्लानिंग कब होता है, बच्चे को प्लान करके कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, उनको पहले सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है, कि एक कितना डिफरेंस होना चाहिए 2 बच्चों को बर्थ देने में, 2 बच्चे काफ़ी होते हैं। और बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन साइज एंड रिसोर्सेज, पॉपुलेशन साइज और रिसोर्सेज, रिसोर्स आर लिमिटेड
और पॉपुलेशन को भी लिमिटेड करने का दिमाग में रखना है, ये नहीं बस पैदा होते जा रहे हैं, ताकि रिसोर्स का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो सके सब में। However, the success of family planning program in India depends on the many factors. भाई किसी भी पॉलिसी को अगर गवर्नमेंट को लागू करना है तो कुछ चीज़ें उनकी जनता को भी पता होना चाहिए, उनको पढ़ना लिखना आना होना चाहिए। जो पॉलिसी बनाई है उसके बेनिफिट्स जनता तक पहुंचाओ, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स से, सेमिनार्स कंडक्ट करो, खासकर रूरल एरियाज़ में। जब रूरल एरियाज़ में आप सेमिनार कंडक्ट करोगे, वहाँ पे जो वहाँ की सबसे अच्छी पर्सनैलिटी जिसको माना जाता है, भाई इन चीज़ों का बहुत इफेक्ट होता है ना। अगर आप मेरी बात मानते हैं, है ना, आप मेरे को अच्छा समझते हैं, मेरे दोस्त हैं, तो मैं आपको कुछ बात बोलूँगा तो आप उस बात को समझोगे ना। तो ऐसे ही हर इलाके के चेरिश्ड पर्सनैलिटी, अच्छी पर्सनैलिटी वाले लोगों को जब कोई भी पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है, उनको बोला जाए कि आप जो कॉमन पीपल है उसको इसके बेनिफिट्स बताओ, राइट। इसका पहला हो गया लिटरेसी, रिलीजन एंड द रीजन फैक्टर्स। हर इलाके में अलग अलग नॉर्म्स होते हैं बच्चों से रिलेटेड। जैसे रिलीजन्स, अलग अलग रिलीजन की अलग अलग मान्यताएं हैं, तो सभी रिलीजन के जो टॉप हेड्स होते हैं, लाइक आपके महंत और पीठाधीश, मौलवीज, पादरी, इन सबको बताया जाए कि आप आपके लोगों को बताओ कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, बढ़ाना नहीं है, है ना। इससे अपनी सोसाइटी का वेलफेयर होगा, जो बच्चे पैदा होंगे उनको एजुकेशन मिल पाएगी। एक घर में अगर 7 बच्चे हैं तो उनके माँ बाप अच्छी एजुकेशन प्रमोट नहीं कर सकते 7 बच्चों के लिए, बट एक बच्चा है तो उसको अच्छी एजुकेशन दिया जा सकता है, उसके लिए न्यूट्रिशंस अच्छे दिए जा सकते हैं। बट 7 बच्चों के लिए काफ़ी बर्डन हो जाता है पेरेंट्स पे, राइट। पॉपुलेशन पॉलिसीज, अब ऐसा नहीं है हमारी सरकार ने काम नहीं किया, कंटिन्यूसली काम करती आ रही है सरकार, है ना। तो सबसे पहले फर्स्ट नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी आई, कब इंट्रोड्यूस हुई थी भाई? ये 1976 में, ओके। इसको 1977 में इसको रिवाइज करके दोबारा से लागू करवाया गया। इसमें था नो कोरिलेशन फॉर फैमिली प्लानिंग, मिनिमम एज को बढ़ा दिया गर्ल्स की और बॉयज़ की। गर्ल्स की कर दी 18, बॉयज़ की कर दी 21। इसमें अवेयरनेस के लिए बातें की गई कि एजुकेट किया जाएगा थ्रू मीडिया, है ना। मीडिया में ये सब बातें बताई जाएंगी कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, दिस इज़ एन सीवियर प्रॉब्लम फॉर आवर सोसाइटी नाउअडेज, है ना। इसके बाद कि जो भी बच्चे पैदा होंगे और शादियाँ और डेथ, उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है। यूज़ ऑफ मीडिया फॉर स्प्रेडिंग द अवेयरनेस अबाउट द फैमिली प्लानिंग इन रूरल एरियाज, खासकर इसमें तो लोगों को पकड़ पकड़ के स्टेलाइजेशन करवा दिया था, ठीक है। मॉनेटरी कॉम्पनसेशन, रेडियो और एक कंबल और 5,000 रुपये के बदले में करवाया था। ये मैंने स्टोरी सुनी हुई है, हमारे जो गांव थे ना, हमारे दादाजी बताते थे स्टोरी, हमें सुनाते थे कि द देन गवर्नमेंट डिड दिस थिंग्स फॉर यूजिंग द पैरामीटर्स लाइक स्टेरिलाइजेशन, ट्यूबिक्टोमी। फिर इसके बाद जो पॉलिसी आई वो आई थी 2000 में, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000। इसके हाइलाइट्स थे, इट रिट्रीटेड द गवर्नमेंट्स रिजॉल्व टू पुश फॉर वॉलेंट्री एंड इन्फॉर्म्ड चॉइस एंड एग्रीबिलिटी ऑफ सिटीजन्स टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट्स फ्रॉम रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसमें गवर्नमेंट के जरिए आम जनता को बताया गया कि आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अच्छे से मेंटेन करने के लिए आपको फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए। एक प्रॉपर गेस्टेशन पीरियड के बाद एक गैप होना चाहिए 3 साल का, वो सब बातें इसमें मीडिया के थ्रू भी बताई गई, लोगों को समझाया गया। इम्प्रूव द रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ नीड्स द पीपल ऑफ इंडिया विच इंक्लूड इशूज लाइक चाइल्ड सर्वाइवल, मैटरनल हेल्थ, कॉन्ट्रासेप्शंस। इसमें बताया गया कि आपको यूज़ करना चाहिए कॉन्डम्स एंड ऑल, है ना। सेकेंडली क्या बताया गया कि जो बच्चा पैदा होता है उसकी हेल्थ के लिए उसकी माँ को प्रॉपर न्यूट्रिशन देना चाहिए और उसकी मम्मी की हेल्थ भी अच्छी खासी रहे। इसलिए इन्होंने बोला कि वो पॉइंट नीचे आएगा शायद, कि 80% तो हमें इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज करवानी है और 100% डिलीवरीज हमें ट्रेंड पर्सनस के दाई माँ वाला कॉन्सेप्ट के अंदर करवानी है। अपने घर पे ही बच्चे को पैदा करने के लिए अपने आप खुद साइंटिस्ट या डॉक्टर नहीं बनना है। वी शुड कंसीडर द पर्सन हु हैज़ एन प्रॉपर नॉलेज ऑफ द डिलीवरी, और 80% इंस्टीट्यूशन डिलीवरी के लिए इस पे
लॉज बनाए गए थे। अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द पॉलिसी इज टू अटेन यूनिवर्सल ह्यूमनाइजेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट प्रिवेंटेबल डिजीज। इसमें पोलियो के लिए और जो भी बच्चों को बीमारियां हो सकती थी उनके लिए टीका वगैरह लगाने की बातें की गई थी। और इसमें एक टारगेट रखा गया था कि जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है उसको 100 पर 1 लाख कर दिया जाएगा और जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है उसको 30 पर 1000 कर दिया जाएगा। ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट मतलब होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी का मतलब है कि पैदा होने के बाद 1000 अगर बच्चे पैदा हुए हैं तो उनमें से हमें कोशिश करनी है कि इसको रिड्यूस करके जो 200-300 था 30 तक लेके आए, कि 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो हम कोशिश करके 970 को बचा सकें। ठीक है, और वहीं पे अगर डिलीवरीज हो रही हैं तो 1 लाख महिलाएं बच्चा पैदा कर रही हैं तो उस टाइम पे डिलीवरी के टाइम पे जो माँओं की डेथ हो जाती थी, हमें कोशिश करनी है कि 1 लाख पे हम उस फिगर को कम करके लाएं। कितना कम करके लाएं भाई? 100 तक लेके आएं। जो इससे पहले 1000 तक डेथ हो जाती थी उनको हम रिड्यूस करके 100 तक लेके आएं। नेक्स्ट क्या है? इट ऑल्सो सीक्स टू अचीव 100% रजिस्ट्रेशन। ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं। बर्थ और डेथ एंड मैरिजेज एंड प्रेगनेंसीज, आपने सुना होगा जो आंगनवाड़ी स्कीम है उसके अंदर जब कोई वुमेन प्रेग्नेंट होती है उसी टाइम से उसको गवर्नमेंट बेनिफिट्स देना शुरू कर देती है। उसकी डाइट के रिगार्डिंग उसके प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है कि कितना टाइम पीरियड हो गया, राइट। और डिलीवरी के टाइम पे जो बच्चा पैदा होगा उसका भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दिया गया था। प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग ऑल कम्युनिकेबल डिजीज, जितनी भी कम्युनिकेबल डिजीज हैं उनको बचाना है। लाइक जो STD सेक्सुअल ट्रांसमिट डिसीज मदर को हो रखी हैं या नॉर्मल डिजीजेज जो मदर को हो रखी हैं वो बच्चे तक ट्रांसफ़र ना हो, उसको बचाया जा सकता था, वो इसमें बातें की गई। इट विल ऑल्सो स्ट्राइव टू इंटीग्रेट इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इसके अंदर जितने भी आपके मेडिसिन सिस्टम्स हैं उनको एक साथ लाने की बात की। एक साथ यानी आयुष प्रोडक्ट है ना। आयुष के अंदर क्या क्या आता है भाई? आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्ध, सिंधी, होम्योपैथी, इन सबको यूनाइटेड करा गया। किसके अकॉर्डिंग? NPP 2000 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, इंडियन नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसीज हैव फेल्ड टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स as we remain world's second largest populated country. The population of India in 1951 was 35 crores, but in 2011 it increased to 121 crores. There have been few shortcomings. Firstly, the NPP have a narrow perspective, give much importance to contraceptions and sterilizations. The basic prerequisite of meaningfully controlling population include poverty alleviation. भाई हमारी सरकार पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में इतनी समर्थ नहीं रही है। अगर समर्थ रही होती तो हमारी कंट्री आज के दिन सेकंड पॉपुलेटेड कंट्री नहीं होती। और ये भी बोला जा रहा है कि 2030 तक अपनी कंट्री टॉप पे चली जाएगी, इस चीज़ में टॉप कर लेगी। पर हमारी जो कंट्री की पॉलिसीज़ हैं वो हमेशा फोकस करती रही हैं कॉन्ट्रासेप्शंस पे, स्टेलाइजेशंस पे। उन्होंने जो मेन इसका मुद्दा है पॉवर्टी को ख़त्म करने का, उस तक पहुँचे ही नहीं है, है ना। और कहाँ पे थे हम? पॉवर्टी एलिवेशन, इंप्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर आप कहीं की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज कर दोगे तो वहाँ पे एक तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम होगा। और एक चीज़ ये भी तो होती थी ना भाई, पहले 12-12, 11-11 बच्चे पैदा होते थे, उनमें से 4-5 ही सर्वाइव करते थे। आप अपने दादा परदादा से अगर दे आर स्टिल अलाइव उनसे पूछिएगा कि 12-13 में से सिर्फ 4-5 बच्चे बचते थे। तो पेरेंट्स के दिमाग में एक इनसिक्योरिटी रहती थी, है ना, कि क्या पता हमारे बच्चे सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो ज़्यादा बच्चे पैदा करते थे भाई। ठीक है, तो मेन जो इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अगर आप लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब क्या है यहाँ पे? उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब चीज़ उनका प्रॉपर रखोगे तो उनको इनसिक्योरिटी नहीं रहेगी ना। उनको पता है भाई एक बच्चा पैदा हो गया, सही है, काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी जनरेशन आगे पहुंच सकती है। इसके बाद क्या है भाई? थर्डली, वी हैव इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर owing to the lack of trained staff, lack of adequate aptitude among the staff, limited use of and or misuse of equipment,
फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल रिजल्टेड इन फेलियर ऑफ द पॉलिसी। हमने क्या देखा कि जो हमारा स्टाफ है वो काम करने के लिए खुशी नहीं है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उसका एटीट्यूड ही अलग होता है। ये तो मैंने खुद नोटिस किया है भाई। पिछले से पिछले साल मैं दिल्ली में था, ठीक है, तो एक मेरे दोस्त को बीपी की प्रॉब्लम हो गई थी, उसका बीपी काफ़ी लो हो गया था, तो मैं उसको अपने कंधे पे लेके गया था गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो जो डॉक्टर्स का एटीट्यूड था ना वो बहुत इरिटेटिंग था, है ना, उस काउंटर पे जाइए, उस काउंटर पे जाइए, और उसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। तो इंजेक्शन लगाने के लिए उन्होंने बोला आप वहाँ पे इमरजेंसी में इंजेक्शन लगवाइए। मैंने बोला यार एक इंजेक्शन लगाना है, इसकी हालत इतनी ख़राब है, मैं इसको कंधे पे लेके घूम रहा हूँ, आपके पास वो जो ट्रॉली होती है, मैं उसको नाम याद नहीं आ रहा यार क्या होता है, वो अभी अवेलेबल नहीं है, तो आप इंजेक्शन लगाना यहीं लगा दो ना, क्या लगता है इंजेक्शन लगाने में। सो देयर एटीट्यूड वॉज सो रॉन्ग, सो अनएप्रोप्रिएट दैट आई वॉज फुल ऑफ एंगर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बट मैंने क्या ही कर सकता था, मैं उठा के लेके गया उनको, ठीक है। तो स्टाफ को ट्रेंड किया जाए प्रॉपरली, उनको समझाया जाए उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं। भाई मेरा तो एक कॉन्सेप्ट है कि आपका कोई भी फील्ड हो, कोई भी जॉब हो, कोई भी आपके पूरे इंडिया के अंदर कुछ भी काम कर रहे हो आप, गवर्नमेंट को मैंडेटरी कर देना चाहिए एथिक्स, एप्टीट्यूड और इंटीग्रिटी वाला जो आपका सब्जेक्ट है ना, ताकि हर किसी को उनके कर्तव्य, प्रॉपर काम करने का तरीका पता होना चाहिए। अब वो मेडिकल ने उन्होंने पढ़ाई तो कर ली, उन्होंने चीज़ें तो सीख ली, उनका एटीट्यूड इतना गंदा है। उनको पे कर रही है गवर्नमेंट भाई इस काम के लिए, कोई एहसान नहीं कर रहे हम पे, और एज एन अ पर्सन हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं डॉक्टर की, मैंने देखा है। लास्ट, द यूज ऑफ कोरेसिन ड्यूरिंग एमरजेंसी 1976 to 1977 कॉज द सीरियस रिसेंटमेंट। भाई वो पकड़ पकड़ के जो लोगों को लेके आ रहे थे, है ना, उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को नॉन यूजेबल कर दे रहे थे कि आगे उनको बच्चा ना हो, ठीक है, तो उससे लोगों को नफरत हो गई थी गवर्नमेंट की पॉलिसी से। डेमोग्राफिक डिविडेंड बून और बैन फॉर इंडिया। भाई डेमोग्राफिक डिविडेंड क्लास की शुरुआत में ही बताया था मैंने क्या होता है। इंडिया हैज 62.5% ऑफ इट्स पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 59, बोला था मैंने टीन एज में, 15 से लेकर 59 तक, 59 की एज तक अपने भारत में 62.5% लोग हैं। इसका मतलब अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, काम करने लायक लोग हैं ये। 15 से नीचे वाले बच्चे हैं, है ना, उनको वो तो डिपेंडेंट है ना पूरा इन पे, खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए, बट ये लोग ये पैसा कमा सकते हैं, तो ये एक पॉजिटिव फैक्ट है अपने लिए। और एक सर्वे के अकॉर्डिंग ये बोला जा रहा है कि 2036 तक ये पीक पे चला जाएगा, 65% हो जाएगा, है ना। दिस पॉपुलेशन पैरामीटर्स इंडिकेट एन अवेलेबिलिटी ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड इन इंडिया विच स्टार्टेड इन 2005 to 06 एंड विल लास्ट टिल 2055 एंड 256। भाई 56 तक, 2056 तक ये पीक पे रहने वाला है पूरी दुनिया में, और यंगेस्ट कंट्री बोला जाता है इंडिया को इसी रीजन के कारण। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड विल पीक अराउंड 2041, 241 तक ये बिल्कुल टॉप पे चला जाएगा भाई। व्हेन द शेयर ऑफ वर्किंग एज दैट इज 20 to 59 इज एक्सपेक्टेड टू हिट 59%, भाई अप्रोक्सीमेटली 60%, 59% के आसपास हमारी जो काम करने वाली पॉपुलेशन है वो चली जाएगी, तो पैसा तो बहुत आएगा उस टाइम पे। भाई काम करेंगे, चाहे वो स्किल्ड वर्कर हो चाहे अनस्किल्ड वर्कर हो, पैसा तो आएगा ना, काम करने लायक है। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड UNFPA, डेमोग्राफिक डिविडेंड मीन्स द इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल दैट कैन रिजल्टेड फ्रॉम शिफ्ट्स इन ए पॉपुलेशन एज स्ट्रक्चर, मेनली व्हेन द शेयर ऑफ द वर्किंग एज population 15 to 64 is larger than the non-working age share of the population। बस 14 साल से नीचे और 65 साल से ऊपर से अलग जो पॉपुलेशन है वो काम धंधा करने वाली पॉपुलेशन है भाई, वो पैसा कमा सकती है, ये बात बोली गई है इसमें भी, पूरी बात यही थी। नेक्स्ट, डेमोग्राफिक डिविडेंड इन इंडिया। इंडिया हैज़ वन ऑफ द यंगेस्ट पॉपुलेशन, अभी बता चुके हैं ये बात, भाई जवान लोग बहुत हैं अपने यहाँ पे पैसा कमाने के लिए, ठीक है। दिस ट्रांजिशन हैपन्स लार्जली बिकॉज ऑफ ए डिक्रीज इन द टोटल फर्टिलिटी रेट which is the number of birth per woman after the increase in life expectancy get stabilize। ये एक बात बोली जाती है कि एक टाइम के बाद
ये पॉपुलेशन जो ग्रोथ है ये नीचे आना शुरू कर देती है। ए स्टडी ऑन डेमोग्राफिक डिविडेंड इन इंडिया बाय यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड थ्रोज अप टू इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। दो बातें बताई उसने। पहली क्या, ए विंडो ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड अपॉर्चुनिटी इन इंडिया इज अवेलेबल फॉर 5 डिकेड्स। जो हमारी यंग पॉपुलेशन है ये 50 साल तक रहने वाली है। डिकेड का मतलब होता है 10 साल, तो 5 डिकेड्स का मतलब है 2005 से लेकर 2055 तक रहने वाली है ये, लॉन्गर देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। ये 50 साल आज तक किसी भी कंट्री का, जितने भी आपके स्टडीज़ हुई हैं उसमें आज तक कोई ऐसी कंट्री नहीं है जिसके अंदर 50 साल तक इतना बड़ा, इतना पीक पे 60% के लगभग डेमोग्राफिक डिविडेंड रहा हो। सेकेंड पॉइंट है, दिस डेमोग्राफिक डिविडेंड विंडो इज अवेलेबल एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट स्टेट्स बिकॉज ऑफ डिफरेंशियल बिहेवियर ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर्स। हर जगह पे अलग अलग ग्रोथ रहने वाली है इस पॉपुलेशन की। हर जगह पे ये जो पीक टाइम है जम्मू कश्मीर से लेके तमिलनाडु तक, क्या सारी सिचुएशन सेम थोड़ी रह सकती है? नहीं भाई, हर स्टेट में अलग अलग रहती है ये। नेक्स्ट, एडवांटेज, इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं? इसके एडवांटेजेस हैं भाई, बेटर इकोनॉमिक ग्रोथ। वो कैसे? क्योंकि हमारे पास ज़्यादा लोग होंगे। इंक्रीज्ड लेबर फोर्स, लेबर काम करने के लिए ज़्यादा है, प्रोडक्टिविटी इकोनॉमी की बढ़ाने के लिए। दूसरा क्या है? इंक्रीज्ड फिस्कल स्पेस क्रिएटेड बाय डेमोग्राफिक डिविडेंड टू डाइवर्ट रिसोर्सेज फ्रॉम स्पेंडिंग ऑन चिल्ड्रन टू इन्वेस्टिंग इन फिजिकल एंड ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जब हमारे पास जवान पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो वो बच्चों पे खर्च ना करने की बजाय वो अपने एजुकेशन पे और हेल्थ पे खर्च करेंगे ना। अब बच्चे कम हैं भाई, डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब ही क्या है? जो 15 साल से ज़्यादा के हैं उन बच्चों का खर्चा ज़्यादा होता है ना, तो उनसे हट के जो अब पॉपुलेशन जो ज़्यादा कमाने वाली है वो अपने बच्चों पे भी ज़्यादा खर्च करेंगे। चीज़ समझ रहे हो ना? जैसे 15 से लेकर 59 तक ये लोग पैसा कमा रहे हैं, जो 0 से लेकर 14 तक के बच्चे हैं उनकी स्ट्रेंथ कम है। जब उनकी स्ट्रेंथ कम होगी तो ये खर्चा इन पे ज़्यादा कर सकते हैं ना पढ़ाई लिखाई के लिए। सेम वही चीज़, तो एजुकेशन प्रमोट होगी इससे और हेल्थ भी उनकी अच्छी होगी। कॉन्शियस हो जाएंगे लोग हेल्थ को लेके, उनको पता होगा कि अगर हमारी हेल्थ अच्छी है तभी हम पैसा कमा पा रहे हैं। तो वो अपने बच्चों को भी यही सोचेंगे कि जब ये इस एज में आएंगे तो इनकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। एजुकेशन प्रमोट करेंगे, क्यों? क्योंकि इनको पता होगा कि अगर इनके पास अच्छी डिग्री थी, अच्छी तरीके से एजुकेशन थी, अच्छी तरीके से स्किल्ड थे ये, तो इनको अच्छी नौकरी मिल रही थी, अच्छा काम मिल रहा था, अच्छे से बिजनेस कर पा रहे थे, है ना, अच्छे से ट्रेड कर पा रहे थे। तो ये सेम थिंकिंग अपने बच्चों पर भी इंप्लीमेंट करेंगे। आगे क्या है? राइज इन वुमेन वर्किंग फोर्स। जब जवान लोग ज्यादा होंगे, है ना, तो वुमेन भी काम करेंगी। जब वुमेन काम करेंगी तो पॉपुलेशन अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी, क्योंकि वो क्या, वो एज ए ऑब्जेक्ट उनको यूज नहीं किया जाएगा ना बच्चा पैदा करने के लिए। अब वो एक इकोनॉमिकल फैक्टर काम करेगा। मिडिल क्लास सोसाइटी, जब मिडिल क्लास सोसाइटी आपकी पीक पे आती है तो वो बड़े ही डेवलपमेंटल काम करती है। आप पढ़ेंगे, वी विल स्टडी इन आवर मॉडर्न हिस्ट्री के जब मिडिल क्लास एलिट लोगों ने काम किया था तभी जाके मास के पास अपने नेशनलाइजेशन की फीलिंग्स पहुंची थी। मास को मोबिलाइज मिडिल क्लास लोगों ने किया था। ओके, डेमोग्राफिक डिविडेंड हैज हिस्ट्री कंट्रीब्यूशन अप टू 15% ऑफ द ओवरऑल ग्रोथ इन एडवांस्ड इकोनॉमीज। जितनी भी एडवांस इकोनॉमी है, लाइक अमेरिका, लाइक यूके, है ना, फ्रांस, ये इन सब की जो इकोनॉमी आज डेवलप्ड हो रखी है, तो इनका जो 15% कंट्रीब्यूशन रहा है डेवलप्ड होने का, वो इनके डेमोग्राफिक डिविडेंड के कारण होता है। कहीं की, किसी भी देश की, किसी भी जगह की डेवलपमेंट का सीधा सीधा लिंक होता है वहाँ के लोगों से। भाई जवान लोग हैं, काम करने वाले हैं, मेहनती होंगे, है ना, उनके पास क्या होगा, स्किल्स होंगी। भाई जवान लोगों के पास एक अलग ही वो होता है ना, क्या कहते हैं, ज्वाला होता है काम करने का, है ना। तो ये हिस्ट्री रही है कि 15% इनकी डेवलपमेंट पे इनकी पॉपुलेशन का कहीं ना कहीं हाथ रहा था। और वो भी कौन सी पॉपुलेशन का? 15 से 59 वाली, 15 to 59 वाली का। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, जैसे ही लोग पैसा कमाएंगे शहर में जाएंगे, इंडस्ट्रीज में काम करेंगे। क्यों? क्योंकि बर्डन पड़ेगा ना,
लोगों पे काम करने का। सबको सरकारी नौकरी तो मिलेगी नहीं, तो इंडस्ट्रीज में भी पैर रखेंगे लोग, इंडस्ट्रीज में भी काम करेंगे, इंडस्ट्रीज खुद की भी करेंगे, है ना। और इसके कारण क्या होगा, जहां पे भी इंडस्ट्रीज लगेंगी वहां पे शहरीकरण हो जाएगा, अर्बनाइजेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर इंडस्ट्री वाला चाहेगा कि उसके यहाँ पे जो भी वर्कर काम कर रहा है वो टाइम पे आए। वो टाइम पे कब आएगा? जब उसके घर में प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी जा रही होगी, प्रॉपर पानी जा रहा होगा, अच्छे से हेल्थ फैसिलिटीज होंगी, उसके बच्चों के लिए स्कूल्स होंगे वहां पे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन की ग्रोथ होगी इसी कारण। नेक्स्ट, इफेक्टिव पॉलिसी मेकिंग, फाइन ट्यूनिंग द प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स बाय फैक्टरिंग इन द population dynamics is easily to yield greater social economical impact and larger benefits for people। अब इसी के कारण क्या होगा कि सेम चीज वही है भाई, जब ज्यादा आपके पास कमाने वाले लोग होंगे तो उनका सोशली और इकोनॉमिकली क्या होगा, अपलिफ्टमेंट होगा। पैसा कमाओगे तो अच्छे कपड़े भी पहनोगे, अच्छे तरीके से बातचीत भी करोगे, अच्छी एजुकेशन लोगे, सोशल इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट हो गया। नेक्स्ट, चैलेंजेस क्या क्या है डेमोग्राफिक डिविडेंड के? Asymmetric demography, the growth in working age ratio is likely to be concentrated in some of India's poorest state, and the demographic dividend will be fully realized only if India is available to create gainful employment opportunity for this working population। Population तो है हमारे पास, लोग तो हैं काम करने वाले, पर गवर्नमेंट उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रही है ना। बेरोजगारी है। अब बेरोजगारी के अंदर चाहे जवान हो चाहे बूढ़ा हो, जब काम धंधा ही नहीं है तो पैसा कहाँ से आएगा? तो एसिमेट्रिक डेमोग्राफी का मतलब क्या है कि हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन तो है काम करने के लायक, पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रही है। इस चीज़ के लिए काउंटर करने के लिए आपका स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये सब शुरू किया गया जो इसके लिए हेल्पफुल रहने वाला। लैक ऑफ स्किल्स, पढ़ाई तो कर लेते हैं, सिर्फ डिग्री ले लेते हैं, दे आर लिटरेट बट दे आर नॉट एजुकेटेड, है ना। लोगों ने डिग्री ले ली मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, आता जाता कुछ है नहीं, ठीक है, तो स्किल्स डेवलप्ड नहीं है। अब वो आपको लेबर ही बनना था तो फिर पढ़ाई का कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ। स्किल्ड पॉपुलेशन काफ़ी कम है इंडिया के पास, इसको ठीक करने के लिए हमें मेजर्स लेने चाहिए। एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए स्किल डेवलपमेंट, जिसको बोलते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग्स, है ना। हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर इसकी बात की गई है। एजुकेशन पॉलिसी अलग से पढ़ेंगे, उसके अंदर समझाएंगे इसको फिर, ठीक है। नेक्स्ट है लो ह्यूमन डेवलपमेंट पैरामीटर्स। ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब है हेल्थ और एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ का मतलब प्रॉपर आपका न्यूट्रिशन का पता होना चाहिए, कैसे न्यूट्रिशन लेने। लोग खा तो रहे हैं पर सिर्फ कार्ब्स ही कार्ब्स खा रहे हैं, रोटियां ही रोटियां खा रहे हैं, प्रोटीन मिल ही नहीं रहा, विटामिन मिल ही नहीं रहा, धूप में जा नहीं रहे, है ना। क्यों? क्योंकि उनको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है ना, सोच वो कॉलोनी वाली सोच है कि गोरे लोग अच्छे होते हैं। विटामिन डी की कमी हो जाए बेशक से, पर काले नहीं होने चाहिए। हेल्थ और एजुकेशन के जो पैरामीटर्स हैं वो डेवलप्ड नहीं है, उनको डेवलप करना पड़ेगा। नेक्स्ट, इनफॉर्मल नेचर ऑफ इकोनॉमी इन इंडिया। इनफॉर्मल नेचर का क्या होता है? हमने भाई बार्टर सिस्टम कर लिया, ठीक है, उसका भाई हम रिकॉर्ड ही नहीं रख पा रहे हैं। जॉबलेस ग्रोथ, जॉबलेस ग्रोथ के अंदर आपका मेन हाथ है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। Jobless growth, there is mounting concern that future growth could turn out to be jobless due to deindustrialization, deglobalization, the fourth industrial revolution, and technologically progress. As per the NSSO period labor force survey 2017 to 2018, India's labor force participation rate for the age group 15 to 59 years is around 53%. That is around half of, भाई लोग काम धंधा नहीं कर रहे हैं, ग्रोथ तो हो रही है, देश की ग्रोथ हो रही है, जीडीपी बढ़ रहा है, पर लोग नहीं कमा रहे हैं। जीडीपी बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है का मतलब क्या होता है? जीडीपी तो बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ने का मतलब है कि देश के अंदर तो पैसा आ रहा है पर एमएनसीज में जा रहा।
फॉरेन कंट्री से आप सीधा मैन्युफैक्चर्ड गुड को इंपोर्ट कर रहे हैं, उनको असेंबल कर रहे हो। असेंबल करने में आपका इतनी पॉपुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ रही, एआई आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा पर जीडीपी का ग्रोथ हो रहा है। नेक्स्ट, व्हाट नीड्स टू बी डन, क्या करना चाहिए? ह्यूमन कैपिटल जनरेट करो। ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है? ऐसे इंसान बनाओ जो पैसा कमा सकें, उनको हेल्थ की पूरी नॉलेज दे दो, उनको एजुकेशन दे दो, उनका स्किल डेवलपमेंट कर दो, उनको बिजनेस सिखाओ, उनको एंटरप्रेन्योर बनाओ, उनको टेक्नोलॉजी से फेमिलियर करवाओ, उनको जेंडर इक्वलिटी बताओ, ठीक है। इन्वेस्टिंग इन पीपल्स थ्रू हेल्थ केयर, क्वालिटी एजुकेशन, स्किल्स, जॉब्स, परफेक्ट। स्किल डेवलपमेंट टू इंक्रीज इन एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ यंग पीपल, उनको चीज़ें सिखाओ ना भाई। अब मेरे को किसी टेक्नीशियन की ज़रूरत है सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए इस क्लास के, ठीक है। अब मैं ऐसे ही इंसान को एम्प्लॉय करूंगा ना, नौकरी पर रखूंगा ना, जिसको सब कुछ आता होगा। ऐसे को तो नहीं करूंगा ना यार जिसने डिग्री एमटेक की ले रखी हो पर आता नहीं हो। एजुकेशन, enhancing educational levels by properly investing in primary, secondary, higher education. Also academic industry collaboration is necessary to synchronize modern industry demands and learning levels in academics. वोकेशनल ट्रेनिंग की बात चल रही है। वोकेशनल ट्रेनिंग का मतलब होता है, वोकेशनल का मतलब ये नहीं होता बोलने वाली ट्रेनिंग। वोकेशनल का मतलब होता है जो रोजमर्रा के काम है ना, उसको आपकी एजुकेशन के अंदर इंक्लूड करो। प्लम्बर कोई से स्कूल में सिखाया जाता है? नहीं सिखाया जाता, सीधा आगे इंजीनियरिंग में जाके। इलेक्ट्रिसिटी का काम, कारपेंटर का काम, ठीक है, ये सब स्कूल के अंदर ही सिखाओ बच्चों को। ये काम आएगा ना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में। आप हर किसी को तो सीईओ नहीं बना सकते ना, हर टाइप के काम होंगे, तो उनको स्कूल लेवल से ही शुरू से ही सिखाना शुरू कर दो। वोकेशनल ट्रेनिंग करो बच्चों की। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हायर एजुकेशन फाइनेंस एजेंसीज इज वेलकम स्टेप इन दिस डायरेक्शन। हायर एजुकेशन के लिए लोगों के पास पैसा नहीं होता, फीस महंगी होती है, तो उसके लिए फाइनेंस का प्रॉब्लम सॉल्यूशन लेके आओ। स्टूडेंट कोई एजुकेशन को फाइनेंस करो, एजुकेशन लोन्स। हेल्थ, इंप्रूवमेंट इन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें उनको प्रॉपर उनके फिटनेस की ट्रेनिंग हो, न्यूट्रिशन का पता हो उनको, ओके, प्रॉपरली मेडिकल चेकअप्स हो उनके। सक्सेस ऑफ स्कीम्स लाइक Ayushman Bharat, National Health Protection Schemes is necessary. Also, nutrition level in women and children needs special care with the effective implementation of integrated child development program. घुमा फिरा के वही सारी बातें, न्यूट्रिशन पे ध्यान दो, लड़का हो लड़की हो बच्चे हो सबको। जॉब क्रिएशन, काम धंधा दे दो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दो, जिससे interest and entrepreneurship would help in job creation to provide employment in the large labor force. आपके यहाँ पर अगर आपको बिजनेस करना आ गया, आपने इंडस्ट्री लगा दी, एक इंडस्ट्री के अंदर 100 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दिया, उन 100 लोगों का क्या हो गया भाई? डेवलपमेंट हो गया, पैसा आएगा उनके पास, इकोनॉमिकली बेनिफिट मिलेंगे उनको। नेक्स्ट, इंडियाज इंप्रूव्ड रैंकिंग इन वर्ल्ड बैंक, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज अ गुड साइन। ये गुड साइन है भाई, अच्छी बात है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब क्या होता है कि वहां की गवर्नमेंट उनको पुश करती है, इन अ गुड सेंस पुश करती है कि आप यहाँ पे आके काम करो। वर्ल्ड बैंक ने ये बोला है कि इंडिया के अंदर काम करना है किसी भी दूसरे देश को, तो वहाँ की गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, वहाँ पे लेबर अवेलेबिलिटी है, वहाँ पे रिसोर्सेज हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वहाँ पे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के अंदर अच्छी रैंक आई है इंडिया की। काम करेगा यहाँ पे कोई आके तो उसको बेनिफिट होगा, ये बोल दिया वर्ल्ड बैंक ने। स्कीम्स लाइक स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, ये भी अच्छी स्कीम है इनकी। स्टार्टअप इंडिया, आप कोई नया काम धंधा शुरू करो। स्किल इंडिया, उनको नई नई चीज़ें सिखाओ। मेक इन इंडिया, इंडिया के अंदर आके प्रोडक्शन करो, असेंबलिंग मत करो। टेस्ला इसीलिए नहीं आ पाई। 2018 में टेस्ला के एलॉन मस्क मोदी जी को बोला कि मैं यहाँ पे आके सिर्फ असेंबलिंग करूँगा। मोदी जी ने बोल दिया ना बाबा ना, इंडिया में टेस्ला को बेचना है तो यहीं पे आके मैन्युफैक्चरिंग कर। तो अब 2023 में एलॉन मस्क ने बोला है
एज अर्ली एज एन ह्यूमनली पॉसिबल, जैसे इंसान जल्दी से जल्दी पहुंच सकता है वो पहुंच जाएगा इंडिया के अंदर, आएगा इंडिया में, खुद मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेगा, मेक इन इंडिया। नेक्स्ट, अर्बनाइजेशन, द लार्ज यंग वर्किंग पॉपुलेशन इन द ईयर्स टू कम विल माइग्रेट टू अर्बन एरियाज विद इन देयर ओन and other states, leading to rapid and large scale increase in urban population। अर्बनाइजेशन होगा, अर्बनाइजेशन के कारण ज़्यादा से ज़्यादा लोग शहर में आएंगे काम धंधे की तलाश में, ठीक। हाउ दिस माइग्रेटिंग पीपल कैन हैव एक्सेस टू बेसिक एमिनिटीज, health and social services in urban areas need to be focused on urban policy planning। urban policy planning का मतलब होता है कि जितने भी हम लोग बाहर से आएंगे काम करने के लिए किसी भी स्टेट में, तो उनको हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये सब अच्छे से दिया जाए, ये वहाँ की अर्बन लोकल बॉडीज़ का काम है। ओके, स्कीम्स सच एज स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत नीड्स टू बी इफेक्टिवली एंड केयरफुली इम्प्लीमेंटेड। जितनी भी स्कीम्स गवर्नमेंट बना रही है, बनाने से काम नहीं चलेगा, उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट भी करे। और इसका वे फॉरवर्ड क्या है? अब इंडिया इज वन ऑन द राइट साइड ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन दैट प्रोवाइड्स गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर इट्स रैपिड सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। इफ पॉलिसी मेकर्स अलाइन द डेवलपमेंट पॉलिसीज विद दिस डेमोग्राफिक शिफ्ट, हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इतनी जवान पॉपुलेशन होना, इतनी बड़ी पॉपुलेशन होना, आपके घर में अगर 10 लोग हैं, अगर 10 के 10 पैसा कमाएंगे तो आपके घर में बहुत बड़ी गाड़ी खड़ी हो जाएगी एक साल में ही। सब अच्छे से एजुकेटेड होंगे तो, सब अच्छे से, हेल्थ अच्छी होगी सबकी तो। पर ये हेल्थ और एजुकेशन किसका काम है? आपके दादाजी का, कि सबको पढ़ाएं लिखाएं। देश के कॉन्टेक्स्ट में दादाजी कौन? गवर्नमेंट सबके लिए अच्छी पॉलिसी बनाए सोच समझ के, तो आपका परिवार क्या करेगा? डेवलप करेगा। देश भी क्या है? परिवार। दादाजी कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट को अच्छी पॉलिसी बनानी है पूरे देश के डेवलपमेंट के लिए। टू रीप द डेमोग्राफिक डिविडेंड, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। अगर इंसान सक्षम है ना, तो वो कहीं पे भी पैसा कमा सकता है, वो कहीं पे भी अच्छी सोसाइटी डेवलप कर सकता है, कहीं पे भी अच्छा पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप करवा सकता है। और इंसान को अच्छा बनाने का मतलब है ह्यूमन को कैपिटल में कन्वर्ट करना, एक इंसान को पैसा कमाने वाली मशीन में कन्वर्ट करना। पैसा कैसे बनेगा? एजुकेशन और हेल्थ दे दो उसको। नेक्स्ट, दिस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन ऑल्सो ब्रिंग्स कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस विद इट। इफ द इंक्रीज्ड वर्कफोर्स इज नॉट सफिशिएंटली स्किल्ड, educated and provided gainful employment, we would be facing demographic disaster instead। अगर यही चीजें नहीं मिली तो हमारा सत्यानाश हो जाएगा देश का। अगर एजुकेशन अच्छी नहीं मिली, हेल्थ अच्छी नहीं हुई, सोसाइटी अच्छी नहीं हुई, तो ये जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, इनका आपस में ही क्या होगा? एक दूसरे के साथ भाई क्या होगा? ह्यूमन ट्रैफिकिंग बढ़ेगी, टेररिज्म बढ़ेगा, करप्शन बढ़ेगा, और क्या होगा? क्रिमिनलाइजेशन होगी, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स होगा, जिससे फिर से करप्शन बढ़ेगा। विस्कस साइकिल में पूरा देश का नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। आगे, बाय लर्निंग फ्रॉम ग्लोबल अप्रोचेस फ्रॉम कंट्रीज सच एज जापान, कोरिया एंड डिजाइनिंग सॉल्यूशन कंसिडरिंग द डोमेस्टिक कॉम्प्लेक्सिटीज, हमें अपने देश को देख के समझ के अच्छी पॉलिसी बनानी है। अच्छी पॉलिसी बनाने के बाद उसको इंप्लीमेंट करवाना है, पब्लिक को उस पॉलिसी के बारे में अवेयर कराना है, तभी हमारे देश का भला हो जाएगा और एक नंबर का टॉप देश हो जाएगा अपना। ठीक है भाई। एजिंग, अब इसी में एक चीज आगे आएगी। क्या एजिंग क्या है? मैं पैदा हुआ था, उसके बाद मेरी उम्र बढ़ेगी, हर दिन बढ़ेगी, हर सेकंड बढ़ेगी। एजिंग वही है। एजिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस इनरिवर्सिबल यूनिवर्सल प्रोसेस विच स्टार्ट्स फ्रॉम कंसेप्शन टिल द डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल। बच्चा पैदा हो गया, पैदा होने से मरने तक उसकी एज डेली बढ़ेगी। परफेक्ट। अब भाई ये इरिवर्सिबल है, आप अपनी एज को दोबारा से कम नहीं कर सकते। भाई आप ब्रैन जॉनसन तो हो नहीं, एक है ब्रैन जॉनसन, एक यूएसए के वो हैं, बिजनेसमैन हैं, उन्होंने अपनी एज को रिवर्स कर लिया है, 45 से दोबारा 18 कर दिया है ना। बहुत पैसा खर्च किया है, शायद $2 मिलियन पर एनम खर्च कर रहे हैं वो अपने ऊपर।
तो वो तो आप है नहीं, आपकी उम्र हमेशा क्या होगी, बढ़ती रहेगी. हाउएवर द एज एट विच one's productivity contribution declines and one tends to be economically dependent can probably be that treated as onset of the aged stage of life. एक उम्र के बाद हमारे जो घर के बुजुर्ग होते हैं वो पैसा नहीं कमा सकते. क्यों? क्योंकि वो बूढ़े हो चुके हैं. अब उन्हें हमारी केयर की ज़रूरत है. अब वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों पे डिपेंडेंट है उनकी केयर के लिए. ठीक है, तो उसको बोला जाता है एज्ड स्टेज, बूढ़े हो चुके हैं वो लोग. नेशनल एल्डरली पॉलिसी डिफाइंस पर्सन्स ऑफ 60 प्लस एज ग्रुप एज एल्डरली. जो 60 से ऊपर हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, उनको एज्ड पर्सन कहा जाता है, उनको बूढ़ा कहा जाता है. पॉपुलेशन फिगर्स ऑन एजिंग, हमारे कुछ अब नंबर्स में देख लेते हैं इसी चीज़ को कि एजिंग इंडिया के अंदर कैसे क्या कुछ है. ठीक है, एज डिवीजन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन 0 to 14 30% है, 15 से 59 60.3 है, 60 प्लस कितने हैं 8.6% है अभी फिलहाल. ठीक है, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन सेंसस 2011 देर आर नियरली 104 मिलियन एल्डरली पर्सन्स इन इंडिया. 104 मिलियन आज के दिन भारत के अंदर बूढ़े लोग हैं 2011 के अकॉर्डिंग. इट हैज़ इंक्रीज फ्रॉम भाई 1951 में हमारे जो 60 से ऊपर के लोग थे वो थे 15.5% और आज कितने हो गए हैं 8.6. प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट है ये 2011 का, फिलहाल का नहीं. प्रोजेक्टेड ए राइज अपॉन 19% इन 2015. अब जो हमारी 2050 के अंदर इसका शेयर हो जाएगा 19%. जो 1951 में 5.5 थे, 2011 में 8.6 हो गए. 2050 के अंदर ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अराउंड 19% हो जाएगा. ओके, एज रिगार्ड्स रूरल एंड अर्बन एरियाज मोर देन 73 मिलियन पर्सन, दैट इज 71% ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन रिजाइड्स इन रूरल एरियाज, while 31 million or 29% of elderly population are in urban. भाई ज़्यादा जो बुजुर्ग लोग हैं वो गांव में रह रहे हैं और जो कम लोग बुजुर्ग लोग हैं वो शहर के अंदर कम हैं. क्यों? क्योंकि शहर में मोस्टली वो लोग रहते हैं जो पैसे कमाने के लिए गए हुए हैं. मोस्टली उनका घर परिवार गांव में होता है. प्रॉब्लम्स क्या हैं भाई? अब इस एज ज़्यादा होने के कारण प्रॉब्लम क्या क्या फेस करती है. इंडियन सोसाइटी इज अंडर गोइंग रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन अंडर द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, टेक्निकल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, एजुकेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसके कारण जो हमारी जनरेशन में डिफरेंसेस हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं. ठीक है, हमारे अंदर जनरेशन गैप डेवलप हो रहा है जिससे वो अपने आप को थोड़ा सा डिफरेंट फील करते हैं. कॉन्स्टिक्वेंट द ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड इंस्टीट्यूशंस आर इन द प्रोसेस ऑफ एरोजन एंड अडेप्शन रिजल्टिंग इन द वीकनिंग ऑफ इंटरजेनरेशनल टाइज दैट वर द हॉलमार्क ऑफ द ट्रेडिशनल फैमिली. पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, आजकल मोस्टली न्यूक्लियर फैमिली हो रही हैं. अगर आपके घर में आपके सिर्फ दादा दादी भी हैं तो कई जगह पे वो देखा जा रहा है कि सिर्फ वो दादा दादी अलग रह रहे हैं गांव में, एक बच्चा चंडीगढ़ रह रहा है, एक बच्चा कहीं दिल्ली में रह रहा है. ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज रिप्लेस्ड द सिंपल फैमिली प्रोडक्शन यूनिट्स बाय द मास प्रोडक्शन एंड द फैक्ट्री. सेम वही बात, इंडस्ट्री जहाँ पे जाएंगी वहाँ पे पैसा कमाने वाली जो पॉपुलेशन है वो पहुँच जाएगी, जो पैसा कमाने वाली नहीं है वो गाँव में ही रहेंगे. नेग्लिजेंसी बाय किड्स टुवर्ड्स देयर पेरेंट्स, बूढ़े लोगों को ऐसे बर्डन फील किया जाता है. बच्चे को पाल सकते हैं, 10 बच्चों को 2 माँ बाप पाल सकते हैं, पर 10 बच्चों से मिलकर 2 माँ बाप का पालन पोषण नहीं किया जा सकता है ना. ये आजकल की सोच हो गई है. बागबान मूवी देखी होगी आपने अमिताभ बच्चन की, उसके अंदर सेम कॉन्सेप्ट है. डिसइल्यूशनमेंट ड्यू टू रिटायरमेंट, उनको एक अजीब सा फियर हो जाता है रिटायरमेंट के बाद कि यार अब क्या होगा, अब हमारे पास पैसा नहीं है, अब हम ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता. फीलिंग ऑफ पावरलेसनेस, लोनलीनेस, यूजलेसनेस एंड आइसोलेशन, घर से निकल नहीं सकते, ज़्यादा से ज़्यादा पार्क में जाके बैठ जाएंगे, है ना. बेचारों को एक अपने बच्चों से टाइम नहीं मिलता, स्ट्रेस में रहते हैं, है ना. और क्या हो सकता है, अकेला अकेला फील होता है.
अब उनके पास पावर नहीं रही। पहले वही बच्चे उनसे, रियलिटी बता रहा हूँ मैं, कुछ भी यूटोपियन बातें नहीं करूँगा क्लास में, ठीक है। यूटोपियन का मतलब होता है बड़ी बड़ी बातें। जनरेशन गैप बढ़ रहा है, जनरेशन गैप कम्युनिकेशन गैप के कारण। फाइनेंशियल उनको कैसे सफ़र करना पड़ रहा है, या फाइनेंशियली क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं ओल्ड एज पर्सन्स के लिए। रिटायरमेंट एंड डिपेंडेंसी ऑफ एल्डर पर्सन ऑन चिल्ड्रन फॉर द बेसिक नेसेसिटीज़। पहले वो पैसा कमाते थे, अपना अच्छे से खाना खर्चा कर सकते थे। 60 के बाद वो डिपेंड हो गए अपने बच्चों पे टोटली इन टर्म्स ऑफ मनी। सडन इंक्रीज इन आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस ऑन ट्रीटमेंट। बाय चांस क्या, अगर उनको पेंशन मिलती है तो पेंशन इतनी ही मिलती है कि खर्चा चल सके। अगर उनको हेल्थ में कोई इश्यू हो जाता है तो वो सारा पैसा चला जाता है पॉकेट से, फिर बाद में पैसा नहीं रहता। माइग्रेशन ऑफ यंग वर्किंग एज, जवान बच्चे जाके शहर में रह रहे हैं पैसा कमाने के लिए, वो अकेले रह गए। इनसफिशिएंट हाउसिंग फैसिलिटीज़, घर में रहने की जगह नहीं है ना। स्पाउस यूजुअली पॉवर्टी एंड डिस्ट्रेस, जिसके अंदर गरीबी आती है और स्ट्रेस में आ जाते हैं वो। हेल्थ अच्छी नहीं होती, और हेल्थ के पर्सपेक्टिव से देखेंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स उनकी फेस करते हैं। मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ अमंग द एल्डर पर्सन्स, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, आँखों से दिखना बंद हो गया, सुनना बंद हो गया, है ना, दांत झड़ गए हैं, ये सब प्रॉब्लम्स उनके साथ आती हैं एजिंग के साथ, ठीक है। हेल्थ इश्यूज लाइक ब्लाइंडनेस, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज, डेफनेस आर मोस्ट प्रेवलेंट, बता दिया ये मैंने। मेंटल इलनेस अराइजिंग फ्रॉम, क्या लिखा हुआ, उनको मेंटल इलनेस आती है ताकि क्या, मेंटल इलनेस इसलिए आती है भाई, ना तो बच्चे साथ होते हैं, पैसा भी चला गया, हेल्थ भी अच्छी नहीं है, घर में अकेला फील कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट कुछ हो नहीं पा रहा है, और इसके कारण इंसान कहीं ना कहीं स्ट्रेस्ड फील डेफिनेटली करता है। गवर्नमेंट में ने कुछ इनिशिएटिव्स चलाए इसके लिए। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्डर पर्सन्स, राष्ट्रीय वायुश्री योजना, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। ये मजाक था भाई, बस 200 रुपये में कुछ होता है क्या, है ना, बट अब तो बढ़ा दी गई है, पर ये उस टाइम पे मजाक था। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, मैं ऐसी लैंग्वेज यूज़ करूँगा, बट आप अपने आंसर राइटिंग वगैरह में नहीं करेंगे ऐसी लैंग्वेज यूज़। यू विल बी यूजिंग दैट द मनी विच वॉज subsidized for the old age persons according to the Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme was not sufficient for their daily basis uses, for their daily basic necessities. The Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana, वायुश्रेष्ठ सम्मान, ठीक है, अपने बूढ़ों का सम्मान करना। अब इश्यूज क्या क्या हैं जो गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ हैं, मैकेनिज्म है। जो इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम थी वो सिर्फ 200 रुपये दे रही थी पर मंथ, जो काफ़ी नहीं था। द सम विच वाज रिमेन्ड अनचेंज्ड, 2006 तक ये सिर्फ 200 ही रहा। ड्यू टू इन्फ्लेशन वैल्यू ऑफ दिस has depreciated to under 100 over the last 11 years, less than a day's notified minimum wage. अब पैसे की कीमत टाइम के साथ कम होती है, ये इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ेंगे। तो ये 200 रुपये एक तरह से 100 रुपये के बराबर हो गए थे आते आते टाइम के। यूनियन गवर्नमेंट पास्ड ए लॉ इन 2007, द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर्स सिटीजन एक्ट, टू मेक मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स senior citizens by children relatives obligatory and justiciable through tribunals. ट्रिब्यूनल्स के अकॉर्डिंग इस बात को मैंडेटरी किया गया कि अपने माँ बाप की, अपने बूढ़ों की, अपने बड़ों की मेंटेन करना, उनको पैसा देना आपको मैंडेटरी है, ठीक है। द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर रिवोकेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। कई बार क्या होता था, बच्चे अपने माँ बाप से प्रॉपर्टी लेके उनको वृद्धाश्रम में छोड़ाते थे, है ना, या उनको एक छोटे से कमरे में रख देते थे, उनका ध्यान नहीं रखते थे। तो गवर्नमेंट ने बोल दिया अगर ऐसी बदतमीजी करी ना तो प्रॉपर्टी दोबारा से माँ बाप ले सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा चोड़ में नहीं आना कि एक बार प्रॉपर्टी मिल गई तो वापस ट्रांसफर ही नहीं होगी। ये इस एक्ट के अकॉर्डिंग बोला गया था। बाय दिस एक्ट हैज़ मिजरेबली फेल्ड टू सर्व दिस इट्स पर्पज। फिर भी ये एक्ट अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। जो इसका पर्पज था ओल्ड एज पर्सनस को पावर देने का, उतनी पावर नहीं मिल पाई उनको। द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, द नोडेबल मिनिस्ट्री फॉर द एल्डरली, हैज ऑल्सो ए ग्रैंड प्लान called the Integrated Program for Old Persons, which has been operational since 1992. एक
मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंदर एक प्रोग्राम था, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्डर पर्सन्स, वो 1992 से ऑलरेडी काम में है, बट दिस इज अंडर फंडेड एंड लिंग्विंडल एडमिनिस्टर्ड, प्यास लगी भाई, administered the program managed to reach just 23,095 beneficiaries in till 2015 to 2016. इतना सक्सेस नहीं रह पाया ये भी प्रोग्राम। ओके, अब इसी चीज देखो, हमने प्रॉब्लम पढ़ ली कि एक टाइम पीरियड पे क्या होता है, लोगों की एज बढ़ती है, एज बढ़ने के कारण उनका सोसाइटी में स्टेटस थोड़ा सा अलग हो जाता है। पहले उनसे पैसे की उम्मीद में उनके बच्चे उनकी रिस्पेक्ट करते थे, आज के दिन उनकी नौकरी लगने के कारण वो तो शहर में चले गए, वो गांव में रह गए, उनका प्रॉपर केयर नहीं हो पा रहा है। और रही खई जो उनका पेंशन में पैसा आता था, वो उनका बाय चांस कोई बड़ी बीमारी हो गई उसमें सारा चला जाता है। बातचीत करने के लिए कोई है नहीं, कितना वो टीवी देखे, कब तक वो पार्क में दोस्तों के साथ घूमे, तो कहीं ना कहीं वो अलोन फील करते हैं। हम इसके लिए मेजर्स क्या क्या ले सकते हैं? अब व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन? इंक्रीजिंग द मंथली पेंशन 2000 तक कर दो उसको पर मंथ, ठीक है। अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना हाउसिंग फॉर एज्ड पर्सन, है ना, और जो गरीब हैं उनको, जो बूढ़े गरीब लोग हैं उनको घर दे दो। असिस्टेड लिविंग फैसिलिटीज फॉर इंडिजेंट एल्डरली, पर्टिकुलरली दोज विद एज रिलेटेड इश्यूज लाइक डेमेंशिया, नीड्स पॉलिसी फोकस, वही पॉलिसी उनके लिए स्पेशली बनानी चाहिए भाई। मोर टैक्स बेनिफिट्स और एट लीस्ट रिमूविंग टैक्स ऑन डिपॉजिट इंटरेस्ट फॉर सीनियर्स। अगर सीनियर्स के पास कुछ प्रॉपर्टी थी वो उन्होंने सेल करके बैंक के अंदर जमा करा दी, उनसे इंटरेस्ट उनको आ रहा है, उस इंटरेस्ट पे टैक्स लगा लेती थी गवर्नमेंट ज़्यादा, है ना, तो उस टैक्स को कम कर दो ताकि उनके पास एक सोशल और इकोनॉमिकल सिक्योरिटी हो कि पैसा जो आएगा वो पूरा इनकम ही आएगा, ठीक। इन्हांसिंग द, ये क्या लिखा हुआ भाई, बड़ी महंगी सी इंग्लिश है, मैंने लिखी थी, मैं खुद ही दिमाग में नहीं आ रहा। जेरियाट्रिक केयर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशली इन रूरल एरियाज, एलोकेशन ऑफ स्पेशल बजट फॉर एल्डरली पॉपुलेशन एट बोथ लेवल्स, अर्बन लेवल और रूरल लेवल, दोनों जगह एक अलग से उनके लिए पॉलिसी बनानी चाहिए, बजट बनाना चाहिए। प्रोवाइडिंग एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़, गांव में या शहर पे दोनों जगह पे उनके लिए लाइब्रेरीज बना दो, क्लब्स बना दो, है ना, उनको बातचीत करने का मौका मिले। पार्क बना दो, पार्क में झूले वगैरह लगा दो, सत्संग करवा दो, किसी अच्छे नेताओं को बुला के भाषण दिलवा दो, उनका थोड़ा सा चटपटा माहौल बन जाए, सिंगिंग प्रोग्राम कर दो उनके लिए। क्या हो गया? हाँ, कंक्लूजन क्या है इसका भाई? हमने देखा कि सोशल सिक्योरिटी इज द कंकरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंकरेंट का मतलब क्या होता है? कुछ काम ऐसे होते हैं जो सेंटर गवर्नमेंट करते हैं, उसको बोलते हैं यूनियन लिस्ट के अंदर, जो सेंटर गवर्नमेंट करती है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो स्टेट करती है, उसको बोलते हैं स्टेट लिस्ट के अंदर। कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें दोनों मिलके करते हैं, सेंटर गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी, इसको बोलते हैं कंकरेंट। हिंदी में बोलते हैं समवर्ती सूची, है ना, ये आपकी अनुसूची नंबर 7 के अंदर आते हैं। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ये आते हैं आपके शेड्यूल 7 के अंदर, तीनों चीजें। एक इसके बाद एक चीज और होती है रेजिड्यूरी लिस्ट, ठीक है, वो हम पॉलिटी के अंदर पढ़ेंगे। तो इसके अंदर आर्टिकल 41 और 46 इसके अंदर भी बोला गया है क्या, कि जो आपके इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड सेक्शन है, उनको, जो सोशली डिप्राइव्ड सेक्शन है, उनके लिए काम करना चाहिए, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग इनके लिए पॉलिसीज बनानी चाहिए। फॉर द वेलफेयर एंड केयर फॉर द ओल्डर पर्सन्स वी मस्ट फोकस ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग social support and traditional social institutions such as family, kinship, neighborhood, community bonding, community participation, ये सब हमें रिवाइव्ड कर देना चाहिए। हमने देखा कि जो ओल्ड एज की प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए एक तो गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी चाहिए,
दूसरा, सोशल लेवल पे प्रमोशन होना चाहिए किस चीज़ का, कि पड़ोसी के साथ उनका बॉन्डिंग अच्छी हो। आपके पड़ोस में कोई ओल्ड एज पर्सन्स रह रहे हैं, सोच लो मेल फीमेल या दोनों रह रहे हैं, तो आप उनसे पूछो, दादाजी अंकल खाना पीना खा लिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, उनको हॉस्पिटल ले जाना है, ड्रॉप कर दो, वहाँ से ले आओ, क्या फ़र्क पड़ता है ना। एक जो फैमिलीज़ हैं, फैमिलीज़ को बोला जाए कि भाई मंडे टू फ्राइडे वर्किंग डेज़ को छोड़ के सैटरडे संडे अपने मम्मी पापा के पास चले जाओ, उनको भी अच्छा लगे घूमने फिरने के लिए। सो ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग टुडेज़ क्लास। हम नेक्स्ट क्लास में अर्बनाइजेशन पढ़ेंगे। थैंक यू।